मशरिक़ वस्ता में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब और यमन के माबैन जंग बंदी का मुआहदा तय होने के करीब है कि सऊदी अरब क्या करने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को कट ऑफ कर दिया है। न सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि सऊदी अरब ने जो तेल की सप्लाईज हैं वो भी कट डाउन कर दी है, जिसकी वजह से अमरीका बहुत ज्यादा परेशान है। यमन जंग है क्या और यमन कॉन्फ्लिक्ट जो साल हर साल से जारी है वो कैसे खत्म होने जा रहा है, इसको समझने से पहले जरा यमन को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में बड़ी तेजी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। ईरान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं। सऊदी अरब और यमन के माबैन जंग बंदी का मुआहदा तय होने के करीब है और इसी तरह गल्फ के अंदर जो एक बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, इसकी बाज़गश्त इसराइल और अमेरिका के अंदर भी सुनाई दे रही है। इसराइल परेशान है कि सऊदी अरब क्या करने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को कट ऑफ कर दिया है। ना सिर्फ इसराइल के साथ बल्कि सऊदी अरब ने जो तेल की सप्लाईज हैं वो भी कट डाउन कर दी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान है। यमन जंग है क्या और यमन कॉन्फ्लिक्ट जो साल हर साल से जारी है वो कैसे खत्म होने जा रहा है, इसको समझने से पहले जरा यमन को समझते हैं कि यमन का जो खित्ता है वहां पर ये जंग शुरू कैसे हुई और वहां पर ये बदअमनी, बेसुकूनी, बेचैनी, शरपसंदी हुई कहां से है। 1980 की बात है कि यमन दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, शिमाली यमन और जनूबी यमन। शिमाली यमन के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक यमन के तौर पर इसको जाना जाता था, जबकि जनूबी यमन को अरब डेमोक्रेटिक यमन के नाम से जाना जाता था। शिमाली यमन को सोवियत यूनियन की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा था, वो इसलिए कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज था, कम्युनिज्म का फरोग था। ये काइंड ऑफ आप ये समझ लीजिए कि दहरिए किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और दूसरी तरफ जनूबी यमन के अंदर अरब डेमोक्रेटिक यमन, यानी वहां पर एक इस्लामी रियासत का कयाम था। जब सोवियत यूनियन पाश हुई, इसके टुकड़े हुए, तो इन दोनों यमन यानी शिमाली और जनूबी यमन को जम कर दिया गया, एक मुल्क बना और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो अली बिन साले थे। मामलात आगे बढ़ते गए। अली बिन साले और वहां की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनके माबैन एक स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। जो आर्मी चीफ थे जिसका नाम अहमर था, अली बिन साले और अहमर के दरमियान इतनी लड़ाई हुई कि अली बिन साले ये चाहते थे कि वो अपने साहबजादे को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें। जाहिर है जो करंट आर्मी चीफ था उसको ये बात खटकती थी, जिसकी वजह से जो आर्मी है उन्होंने अली बिन साले के खिलाफ इत्तेहाद करना शुरू किया, जबकि अली बिन साले ने अवाम को उकसाने की कोशिश की फौज के खिलाफ। उससे हुआ ये कि फौज कमजोर हो गई। जिस वक्त फौज और अली बिन साले आपस में लड़ रहे थे तो उस वक्त जुनूब में वाक़े जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे, जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक यमन हुआ करता था 1980 के अंदर, वहां पर हौसी बागियों ने सर उठाना शुरू किया। ये हौसी बागी क्या है? अब्दुल मालिक हौसी जो इनका सरबराह था, उसी के नाम पर इनको हौसी बागी कहा जाता है। वहां पर शिया ग्रुप्स ने भी सफबंदी शुरू कर दी और इस तरह पूरे यमन के अंदर दहशतगर्दी, लड़ाई झगड़े, बदअमनी, बेसुकूनी का राज शुरू हो गया, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट यानी फौज लड़ रही थी, हुकूमत का फोकस नहीं था और इस तरह से शरपसंद ग्रुप मुख्तलिफ टोलियों के अंदर सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। यानी जिस वक्त अली बिन साले एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कर रहा था सिर्फ अपने बेटे को आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए, तो उस वक्त उसको ये पता नहीं था कि वहां पर वो कौन से ग्रुप्स हैं जो सर उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएंगे। जरा आगे चलते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू होती है और अरब स्प्रिंग के दौरान ही ये जो शरपसंद ग्रुप हैं, ये हौसी बागी हैं, वो भी सर उठाते हैं और हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर देते हैं। अली बिन साले को छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसी दौरान यूनाइटेड नेशंस की मीडिएशन भी होती है, इन दोनों के दरमियान में जंगबंदी भी कराई जाती है। अली बिन साले को स्टेप डाउन करने का भी कहा जाता है। अली बिन साले सऊदी अरब के कहने पर जिस वक्त ये सब कुछ होता है, हौसी बागियों को दूसरी तरफ से ईरान स्पॉन्सर करना शुरू कर देता है, जबकि ईरान के स्पॉन्सर करने की वजह से सऊदी अरब मैदान में आता है, वो अली बिन साले की मदद करना शुरू करता है। हत्ता कि सऊदी अरब अहमर जो आर्मी चीफ होता है यमन का, उसके ऊपर भी एक अटैक कराता है। सऊदी अरब पहले मीडिएशन करता है और अली बिन साले को स्टेप डाउन करने का कहता है। सऊदी अरब की मीडिएशन पर अली बिन साले स्टेप डाउन करता है। इस तरह वक्ती तौर पर यह जंग खत्म होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा अली बिन साले रेजिग्नेशन देने से इनकार कर देता है और फिर जुमातुल मुबारक के रोज एक नमाज के दौरान अली बिन साले पर अटैक किया जाता है। वो उसमें बच तो जाता है लेकिन उसके जिस्म का बेशतर हिस्सा जल जाता है। उसके बाद अली बिन साले मंजर आम पर आता है और फिर बाकायदा तौर पर रेजिग्नेशन देने का ऐलान कर देता है। जब अली बिन साले स्टेप डाउन करता है तो उसके बाद यमन का जो इक़्तिदार है वो मंसूर हादी के पास, सन 2012 में मंसूर हादी के पास आ जाता है। लेकिन मंसूर हादी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मंसूर हादी जैसे ही अब यमन का इक़्तिदार संभालता है तो अहमर से यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से इस्तीफा लेता है। उसके बाद मामलात मजीद कशीदा होते हैं। अल्टीमेटली सऊदी अरब की तरफ से कोशिश ये की जाती है कि ईरान जो बहुत तगड़ा हो रहा है यमन के अंदर, स्पॉन्सर कर रहा है, हथियार फराम कर रहा है, हौसी बागी बहुत ज्यादा पनप रहे हैं,
तो क्यों ना सऊदी अरब और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक मिलकर यमन के ऊपर चढ़ाई कर दें। यही वो दौर होता है 2014 का, जब सऊदी अरब पाकिस्तान से भी मदद मांगता है, और इस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जहां पर इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद हो रहा होता है, वहीं सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि आप भी हमारे साथ इत्तेहाद करें और यमन के ऊपर चढ़ाई कर दें ताकि वहां से हौसी भागियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान पार्लियामान के अंदर एक करारदाद पेश करता है और उस करारदाद में ये प्रपोज किया जाता है कि इस्लामी ममालिक के दरमियान सालसी का किरदार तो हम अदा कर सकते हैं, इस जंग में किसी सूरत कूदेंगे नहीं। और यही वो वक्त होता है कि जिस वक्त पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हालात भी खराब होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी घर चली जाती है। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, यानी ये गल्फ जहां पर आग लगी हुई थी और इस आग के शोलों ने कई इस्लामी ममालिक को अपनी लपेट में लिया हुआ था, बदअमनी थी, जंगें थी, राइट्स थी, अब शरपसंद अनासर थे। अब हो ये रहा है कि चीन ने इस सारे मामले के अंदर कदम रखा है और चीन की मौजूदगी में ईरान और सऊदी अरब के माबैन मीडिएशन हो रही है। आपको याद होगा कि बीजिंग से सदर शी जिनपिंग का खुद दौरा करना और फिर दोनों वज़राए ख़ारजा यानी ईरान और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का बीजिंग पहुंचना, डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बहाल करना, ईरान के सफारत खानों को खोलने की बात करना, सऊदी अरब के दरमियान जो है और ईरान के दरमियान बर्फ़ को पिघलाने की बात करना। उसके बाद अब अगला दौर यह है कि ओमान की मीडिएशन के साथ जो यमन का स्टैंड ऑफ है, यमन की जंग है, उसको भी ख़त्म करने की बात हो रही है कि जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है तो फिर यमन जंग का भी खात्मा होना चाहिए। अब सुनने में आ रहा है कि ईद उल फितर से पहले पहले यमन जंग के खात्मे का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर यमन जंग खात्मे का ऐलान होता है तो इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब जो अमेरिका से 2011 से लेकर 2014 तक जिसने रिकॉर्ड सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं, अब उसको अमेरिका से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो अमेरिका के कहने पर सऊदी अरब ने शुरू किए थे और इसलिए शुरू किए थे कि हथियारों का मामला है, अब सऊदी अरब को इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स बहाल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर है जब इस्लामी ममालिक इत्तेहाद कर लेंगे, अपनी करेंसी की बात करेंगे, करेंसी भी मजबूत होगी। और इनके पास सबसे बड़ी करेंसी क्या है? गल्फ के पास सबसे बड़ी करेंसी तेल है और ओपेक ने अपने तेल की सप्लाईज को कट ऑफ किया है, यानी कट डाउन करके बहुत नीचे ले आए हैं। और उसके बाद जो बाइडेन प्रैक्टिकली ऑन नीज घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं। अब दुनिया भर के अंदर जो इतनी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है, जिसमें अमेरिका का किरदार कम करने की बात हो रही है, इसराइल का किरदार कम करने की बात हो रही है, जिसमें चीन तगड़ा हो रहा है, जिसमें रशिया तगड़ा हो रहा है, जिसमें गल्फ तगड़ा हो रहा है, वहीं पाकिस्तान भी अब इंटरनेशनली अपनी अलाइनमेंट को सीधा करने का सोच रहा है। शायद इसी की एक कड़ी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब का दौरा किया था। उसके बाद अब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं और सऊदी अरब से पाकिस्तान को $2 अरब आ गए हैं, $1 अरब मजीद आने हैं, यानी $3 अरब आ रहे हैं। फिर यूएई भी पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। यानी ये जो इंटरनेशनल रीअलाइनमेंट है, आलमी दुनिया के अंदर जो नई सफबंदी शुरू हो रही है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के अंदर पाकिस्तान का रुख भी गल्फ की तरफ, चाइना की तरफ और रशिया की तरफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि हमारा मुआहिदा IMF के साथ नहीं हो रहा, खटाई में पड़ा हुआ है। और यही वजह है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने यह कहा कि हमें IMF का मुतबादिल भी देखना होगा। और फिर इसहाक डार ने अमेरिका जाना था, अमेरिका का विजिट उसको हॉल्ट किया गया, उसको रोका गया। अब नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब और उसके साथ शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब पहुंचेंगे और वहां पर सऊदी अरब से कुछ गारंटीज ली जाएंगी और अल्टीमेटली उन गारंटीज से पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले दिनों में कदरे बेहतर, यानी वो जो इकोनॉमी को स्टीरॉयड के इंजेक्शंस देने की बात है वो मिल जाएंगे, जिसके बाद हम कदरे स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। हमारी दुआ है कि गल्फ के अंदर जो यमन कॉन्फ्लिक्ट है, लॉन्ग स्टैंड ऑफ है, अल्टीमेटली खत्म हो जाए, इस्लामी ममालिक करीब आएँ, एक दूसरे से दोस्ती करें, एक दूसरे को गले लगाएं और इसकी जो ठंडी हवाएं हैं वो पाकिस्तान तक भी पहुंचे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।